Hello students, I welcome you in my another class in which I am continuing the chapter Private, Public and Global Enterprise. We have already learned different units of public sector under this chapter. We have discussed departmental undertaking, public corporation, multinational company. Now I am going to explain today about joint venture. What do you mean by joint venture? Joint venture होता क्या है? वर्ड जॉइंट वेंचर से ही मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि कुछ यहाँ जॉइंट हो रहा है, मीन्स दो चीजें मिल रही हैं. So what is the definition of joint venture? When two or more firms join together to form a new enterprise is called as a joint venture. मतलब दो फर्म, दो बिजनेस यूनिट्स आपस में मिलकर एक नए यूनिट की फॉर्मेशन करती है, नई एंटरप्राइज की फॉर्मेशन कर रही है, वो हमारा होता है जॉइंट वेंचर. अब ऐसा होता क्या है, या फिर इसका एक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है मारुति सुजुकी का. मारुति इंडियन कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी है. अब इन दोनों ने मर्जर किया, एक साथ जॉइंट वेंचर किया और एक नई कंपनी की फॉर्मेशन है, मारुति सुजुकी. अब यहाँ पर बात आ रही है कि ऐसे क्या फीचर्स है इस टाइप की कंपनीज में. बहुत सारे फीचर्स हैं. स्पेशली फर्स्ट फीचर के बारे में जब हम बात करते हैं वो है कि इस टाइप की कंपनी हमारे रिड्यूस कर देती है कंपटीशन को. खुद ही सोचो, जब मैंने कहा कि वी हैव टू कंपनीज, वन इज मारुति, अनदर वन इज सुजुकी. अगर ये दोनों कंपनीज अलग अलग है तो इस कंपनी को इससे कंपटीशन, इस कंपनी को इससे कंपटीशन. अब ये दोनों मर्ज होकर एक हो जाएंगे तो इसका कंपटीशन तो कम हो ही जाएगा. तो यहाँ पर जॉइंट वेंचर कंपटीशन का लेवल को रिड्यूस कर रहा है. नेक्स्ट फीचर इज रिड्यूस रिस्क ऑल्सो. रिस्क के लेवल को भी रिड्यूस कर रहा है. अब ये दोनों कंपनी मिलके सारे रिस्क को बेयर कर रही है तो रिस्क का प्रपोर्शन भी शेयर हो गया इनके साथ. तीसरी चीज आती है हमारे पास प्रोटेक्शन फॉर स्मॉल कंपनीज. ज्वाइंट वेंचर का कंसेप्ट जो स्मॉल कंपनीज है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है. क्यों? अब ये सोचो कि स्मॉल कंपनीज को मार्केट में एग्जिस्ट करने में, सरवाइव करने में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ रही है. इन केस किसी से वो ज्वाइंट वेंचर कर लेती है बड़ी कंपनी, लार्ज कंपनी से, तो क्या होगा? उस कॉम्पिटिशन को फेस करने में उसके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई I have written here that it is a protection for small companies. कि small companies को protect किया जा सकता है joint venture के थ्रू. joint venture के थ्रू आप एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं. कैसे? कंपनीज मर्ज हो रही है जिसके पास हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं, वो टेक्नोलॉजी को आप दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक साथ लेकर आ रही है दो कंपनीज. तो दैट मोमेंट दे हैव द एडवांस टेक्नोलॉजी, बेटर कॉम्पिटेंसी. अब दो लोगों की जितनी स्ट्रेंथ थी वो एक साथ आ गई तो इजीली compete कर सकते हैं मार्केट के जितने दूसरे बिजनेसेस हैं उनसे. तो यहाँ बेटर कॉम्पिटेंस लेवल आ जाती है, वो इजीली compete कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से. नेक्स्ट, लार्ज कैपिटल. दे हैव द लार्ज कैपिटल. लार्ज कैपिटल कैसे है उनके पास? क्योंकि यहाँ पर दो कंपनीज मिल रही है या दो से ज्यादा कंपनीज मिल रही है और सभी कंपनीज अपने लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है. सो दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल हियर. वन मोर थिंग इज रिडक्शन इन कॉस्ट. अब दो कंपनीज मर्जर हुई, मर्जर के बाद इनका प्रोडक्शन का स्केल भी बढ़ गया. अब लार्ज अमाउंट पर अगर प्रोडक्शन कर रही है कंपनी, वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंजॉय कर रही है क्योंकि प्रोडक्शन में फिर दैट मोमेंट इनके प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन कॉस्ट एटसेट्रा, ये सारे कॉस्ट रीजनेबल हो जाते हैं. तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन के कारण ये कंपनीज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल
का प्रोविजन एंजॉय कर रही है, जो इनके कॉस्ट को, प्रोडक्ट के कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, जब बात पब्लिक सेक्टर आती है तो सबसे पहले चीज आनी चाहिए आपकी जहन में कि इट a sector which is managed or controlled by government, whether it is a central government or state government. अब ये हमारे पास ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो गवर्न कौन कर रहा है, मैनेज कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे टॉपिक के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के रोल को कैसे चेंज किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए गवर्नमेंट ने, लेकिन उससे रिजल्ट ये था कि जो ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो ग्रोथ दिख नहीं रही थी। तो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे पास आई, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें कुछ चेंजेस किए गए। किस लिए किए गए? ताकि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सके। अब इसके लिए 4 मेजर रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए। ये जो चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए थ्रू 91 इकोनॉमिक पॉलिसी, वो चेंजेस थे। फर्स्ट, रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। कि पब्लिक सेक्टर में जो भी यूनिट्स है उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए या फिर रिवाइव किया जाए। कोशिश की जाए कि उनका फॉर्मेट इस तरह फॉर्मेशन किया जाए कि वो प्रॉफिट अर्न करके गवर्नमेंट को दे। दूसरा रिफॉर्म था हमारा क्लोज डाउन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड। ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो स्मूथली वर्क नहीं कर सकते थे, ऐसे यूनिट्स को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट था हमारा ब्रिंगिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन strategic public sector units to 26% or lower if necessary. अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि गवर्नमेंट कंपनीज की इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू किया जाए, जो कंसेप्ट मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी। 4th रिफॉर्म था हमारा फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। खुद ही सोचो, मैंने कहा 2nd रिफॉर्म में close down the public sector units which cannot be revived, मतलब जो उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता, फिर से रिकंस्ट्रक्ट रिस्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता, उनको बंद कर दिया जाए। अगर आपकी वो यूनिट्स बंद हो जाती है तो वहाँ के एम्प्लॉयज का क्या होगा? तो यहाँ पे 4th रिफॉर्म में यही कहा गया, फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। आपको इंटरेस्ट वर्कर्स के प्रोटेक्ट करने हैं। अब ये सारे रिफॉर्म्स तो सजेस्ट किए गए, अब इनको एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेप्स लिए। अब इन स्टेप्स को मैं 1 by 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप था हमारा रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे ये बोला गया जितने सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर है उनको थोड़ा रिड्यूस किया जाए। अगर पहले थे 17 से डिक्रीज होके 8 आए। आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो की बात जहाँ तक करते हैं, यहाँ पर वी हैव 3 पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स रिजर्व फॉर गवर्नमेंट। अब यहाँ पर 3 सेक्टर्स कौन से रिजर्व हैं? रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी। अब ये 3 सेक्टर्स के अलावा बाकी हर जगह प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए कहा गया कि अगर कंट्री की ग्रोथ को हमें पॉसिबल करना है तो सबसे पहले रिड्यूस इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। क्योंकि क्या होता है, इन पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था और इनको क्रिएट और स्टैंड करने के लिए गवर्नमेंट बार बार फंड्स को यूज करती थी। अब इन फंड्स को केवल गवर्नमेंट को क्या करना होगा, इन्हीं तक रिजर्व करना पड़ेगा। बाकी से तो जो फंड्स बचेंगे उससे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में
इन्वेस्ट किया जा सकता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इन सभी जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेन गेम यही था कि रिड्यूस कर देना, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व करना है पब्लिक सेक्टर के लिए, कि कुछ लिमिट में ही पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ रिजर्व इंडस्ट्रीज रहे जिसपे गवर्नमेंट का टोटल फोकस रहे। दूसरा स्टेप क्या लिया गया? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनी मार्केट में अपनी कंपनीज के शेयर्स इशू करने जा रही है, जिसमें मैंने कहा आपको यहाँ पर गवर्नमेंट इक्विटी। दूसरी चीज कहा था यहाँ पर मैंने आपको थर्ड रिफॉर्म में बोला था कि आप वेट करो, मैं आगे समझाती हूँ, वो इसीलिए कहा ब्रिंगिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर ये चीज कही गई कि गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स को मार्केट में इशू किए जाए। जब शेयर्स मार्केट में आएंगे तो कुछ लोग तो खरीदेंगे, कुछ लोग खरीदेंगे यानी कि प्राइवेट पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो यानी कि वहाँ प्राइवेट सेक्टर आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो शेयर्स के थ्रू तो गवर्नमेंट के पास फंड्स जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास फंड्स जा रहे हैं, यानी कि उस सेक्टर, उस इंडस्ट्री के रिवाइवल के चांसेस हो रहे हैं कि फंड्स आ गए, अब आप अपनी कंपनीज को राइज कर सकते हैं और जो भी ग्रोथ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स हैं उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब बात आई, ये थी हमारे डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, कि मार्केट में अपनी शेयर्स को इशू किया जाए जिससे पार्टिसिपेशन के साथ साथ फंड्स भी कलेक्ट किया जाए और उन फंड्स को फिर से इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए या एक्सटेंशन ग्रोथ में यूज किया जा सके। नेक्स्ट आया हमारा पॉलिसी रिगार्डिंग सिक्योरिटीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया सिक्योरिटीज को लेकर, जिसमें एक बोर्ड कंडक्ट किया गया, वो था हमारा BIFR। इस बोर्ड के थ्रू जितनी सिक्योरिटीज थी जो रिकंस्ट्रक्ट और रिवाइव हो सकती थी, उसको ये ऑप्शन दिया गया, चांस दिया गया, उसके लिए फंड्स लगाए गए ताकि वो इंडस्ट्री सरवाइव कर जाए। और इन केस ऐसी इंडस्ट्रीज भी थी हमारे पास उस टाइम जो रिवाइव की पोजीशन में नहीं थी, रिकंस्ट्रक्ट की पॉसिबिलिटी खत्म थी, तो यहाँ पर दो केसेस बन गए। एक तो सिक्योरिटीज थे हमारे पास जो रिकंस्ट्रक्ट किए जा सकते थे, दूसरी कैटेगरी थी वो इंडस्ट्रीज की जिसमें रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं था। तो सबसे अच्छा ऑप्शन गवर्नमेंट के पास था, गवर्नमेंट के पास थ्रू दिस बोर्ड उसमें क्या किया गया, जितने सिक्योरिटीज जिसमें रिकंस्ट्रक्शन रिवाइवल की पॉसिबिलिटीज थी उनको फिर से स्टार्ट कर दिया गया, और जहां पर ये पॉसिबिलिटी खत्म थी जिन यूनिट्स के साथ, ऐसी यूनिट्स, ऐसे बिजनेसेस जो फिर से रिवाइवल रीस्टार्ट नहीं किए जा सकते थे, उसको वाइंडिंग अप कर दिया गया, वाइंड अप कर दिया गया। मतलब वाइंडिंग अप की सिचुएशन में पहुंच गई थी, उनको टोटली वाइंड अप कर दिया गया, उस बिजनेस यूनिट को वहीं क्लोज कर दिया गया। क्योंकि सही बात है कि आप फंड लगा रहे हैं, आप एक चांस देंगे, वो फिर से अगर रन करती है बिजनेस यूनिट का तो ठीक है, नहीं करती है तो उसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा है उसको हमेशा के लिए क्लोज किया जाए। यही काम पॉसिक यूनिट्स के साथ इस स्टेप में किया गया। अब यहाँ पर एक चीज और, मैंने कहा कुछ तो स्टार्ट हो गई, कुछ हमेशा के लिए बंद हो गई। अब बंद हो गई तो अब वहां के एम्प्लॉयज और वर्कर्स क्या करेंगे, तो उनके लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया जो था हमारा नेशनल रिन्यूएबल फंड। इसके थ्रू क्या किया गया, इसके थ्रू जो भी यहाँ अफेक्टेड वर्कर्स थे उनको कैपेबल देना या कंपनसेट करना, कैपेबल बनाने से मतलब है कि उस टाइम उनको कंपनसेट करना कि जो भी लॉस हो रहा है उसको वो ओवरकम कर जाए। क्योंकि ये तो बात थी कि सिक्योरिटीज को आप क्लोज करेंगे तो जितने अटैच्ड वर्कर्स हैं जो वहाँ ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे वो तो सफर करेंगे ही, तो उनके लिए एक सेटअप प्रिपेयर किया गया जिसमें उनको कंपनसेट इसके थ्रू किया गया। नेक्स्ट बात आई फोर्थ स्टेप में, वो था हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक अग्रीमेंट प्रिपेयर किया गया जिसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ये कहा गया कि यहाँ पे मिनिस्ट्रियल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, आपको जो भी असाइन टारगेट्स है
वो आप कंप्लीट करोगे विद इन टाइम। अगर आपने टारगेट कंप्लीट कर दिया देन इट इज वेल एंड गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और इन केस नहीं किया टाइम पे कंप्लीट अपना टारगेट, देन यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट लॉस। समझ आया? मतलब ऐसा एक अग्रीमेंट प्रिपेयर किया गया बिजनेस यूनिट्स के साथ गवर्नमेंट का, जिसमें ये कहा गया कि अगर उनको एक टारगेट असाइन किया गया उन बिजनेस यूनिट्स को, कहा गया कि ये टारगेट विद इन टाइम आप कंप्लीट कर दीजिए। अगर ये टारगेट आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो जो भी लॉस होगा पब्लिक सेक्टर के उस यूनिट का, उसके लिए अकाउंटेबल वही लोग रहेंगे। इसके लिए आपकी दूसरी की किसी की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनने वाली है। अब टारगेट फिक्स है, मिनिस्ट्रियल इंटरफेरेंस को हटा दिया गया, तो क्या अब तो चांसेस थे ना कि आप अपने यूनिट्स को रिवाइव कर सकते थे। तो यहाँ पर these 4 steps are taken to execute these reforms. First one is reduction in number of workers, number of industries reserved for public sector. Second one is disinvestment of shares. Third is policy regarding sick units, and fourth one is memorandum of understanding. So that's all for today's students. We will meet in next lecture.